नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की बात करने वाले हैं। कुछ साल पहले पूरी दुनिया में इसकी चर्चा थी, गेम स्टॉप स्टॉक। हाँ, गेम स्टॉप। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट की कहानी नहीं है। इसमें मतलब एक आम इंसान का यकीन है, इंटरनेट की ताकत है। और कैसे छोटे निवेशकों ने मिलकर बड़े वॉल स्ट्रीट के धुरंधरों को हिला दिया था। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक फिल्म के हिस्सों पर आधारित है। गेम स्टॉप, छोटे निवेशकों का बड़ा उलटफेर। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, परत दर परत। हाँ, कि ये सब हुआ कैसे, ये कीथ गिल कौन था, ये आदमी कैसे इस पूरी कहानी के सेंटर में आ गया। सही। और वो शॉर्ट सेलिंग जिसका इतना हल्ला हुआ, वो क्या है? कैसे वो नर्सें, छात्र, आम लोग सब इसमें कूद पड़े? और ये रॉबिनहुड जैसे ऐप, उनका क्या रोल था। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी फाइनेंशियल उथल-पुथल को समझते हैं। कीथ गिल से शुरू करें। कौन था ये आदमी? कीथ गिल कैसा पता चलता है, वो एक आम नौकरी करने वाला इंसान था। अच्छा। और अपने खाली समय में वो स्टॉक मार्केट पर रिसर्च करता था। मतलब अपने एनालिसिस यूट्यूब पर, ब्लॉग पर शेयर करता था। तो उसकी नजर पड़ी गेम स्टॉप नाम की कंपनी पर। हाँ। ये वही कंपनी है जो वीडियो गेम वगैरह बेचती थी। मॉल में दिखते थे इनके स्टोर। गेम स्टॉप। अरे लेकिन उस टाइम तो सब यही कह रहे थे कि ये कंपनी तो गई। मतलब ऑनलाइन गेमिंग का जमाना है, डिजिटल डाउनलोड्स हैं, फिजिकल स्टोर वाली कंपनी का क्या भविष्य। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ज्यादातर वॉल स्ट्रीट के जो एक्सपर्ट्स थे वो यही मान रहे थे, डूब रही है कंपनी। लेकिन कीथ का एनालिसिस कुछ अलग था। उसने देखा कि कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ अच्छे बदलाव हो रहे हैं और एक बड़े इन्वेस्टर ने भी इसमें पैसा लगाया है, हिस्सेदारी खरीदी है। अच्छा, ये बात किसी और को नहीं दिखी। शायद नजरअंदाज कर रहे थे लोग। कीथ को लगा कि मार्केट ना गेम स्टॉप की असली कीमत पहचान नहीं रहा। उसे कंपनी के फंडामेंटल्स में दम लगा। और इसी भरोसे पर उसने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। हाँ, बहुत बड़ा। उसने अपनी और अपनी पत्नी की लगभग सारी सेविंग्स, करीब $53,000। अरे $53,000। हाँ, वो सब उसने गेम स्टॉप के शेयरों में लगा दिए और उससे भी ज्यादा रिस्की जो होते हैं ऑप्शंस, उनमें लगा दिए। ऑप्शंस? वो तो बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं ना। बिल्कुल। ऑप्शंस में क्या होता है कि आप भविष्य में एक तय कीमत पर शेयर खरीदने या बेचने का अधिकार खरीदते हैं। मतलब मुनाफा बहुत तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन अगर मार्केट आपके खिलाफ गया तो पूरा पैसा डूब सकता है। बाप रे, मतलब सारी जमा पूंजी एक ऐसी कंपनी में जिसे सब कह रहे थे कि ये डूब जाएगी। ये तो अब या तो जबरदस्त आत्मविश्वास था या फिर अपनी रिसर्च पे बहुत गहरा भरोसा। और कमाल की बात ये थी, वो सब कुछ ऑनलाइन शेयर कर रहा था, रोजाना। रोजाना? क्या मतलब? अपने निवेश की क्या हालत है, उसका एनालिसिस, चार्ट्स, सब कुछ। उसने वो $53,000 के निवेश का स्क्रीनशॉट तक पोस्ट किया था। अच्छा, पूरी तरह ट्रांसपेरेंट। परिवार वाले तो डर गए होंगे, पत्नी? हाँ, जाहिर है चिंता तो हुई होगी। मतलब सारी जिंदगी की कमाई दांव पर लगा दी थी। समझा जा सकता है। तो एक तरफ था कीथ गिल, ये बड़ा दांव खेल रहा था, और दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट के वो बड़े खिलाड़ी, वो क्या कर रहे थे? यहीं पर शॉर्ट सेलिंग आता है ना? हाँ बिल्कुल, शॉर्ट सेलिंग। इसे समझना यहाँ बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए क्या है ये? तो शॉर्ट सेलिंग एक तरीका है निवेश का, जहां आप किसी कंपनी के शेयर, मान लीजिए, उधार लेते हैं। उधार लेते हैं? हाँ, ब्रोकर से उधार लेते हैं और फिर उन्हें बाजार में बेच देते हैं। हाँ, ऊंची कीमत पर बेच देते हैं। लेकिन वो तो आपके हैं ही नहीं। नहीं, आप बेचते इस उम्मीद में है कि आगे चलकर शेयर की कीमत गिरेगी। अच्छा। और जब कीमत गिर जाती है तो आप सस्ते में वही शेयर वापस खरीदते हैं और जिससे उधार लिया था उसे लौटा देते। और बीच का जो फर्क हुआ, वो मुनाफा? हाँ, वो आपका मुनाफा। तो आप असल में किसी चीज के गिरने पर पैसा कमा रहे हैं। सुनने में थोड़ा अजीब है ये, पर ये होता है मार्केट में। हाँ, ये काफी कॉमन है, खासकर बड़े फंड्स के लिए। विवादास्पद जरूर है, पर होता है। तो कई बड़े निवेशक, हेज फंड्स ये क्या होते हैं? हेज फंड्स मतलब समझ लीजिए बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियां जो अमीर लोगों या संस्थानों का पैसा लेकर थोड़ी जटिल रणनीतियों से मुनाफा बनाने की कोशिश करती हैं। ठीक है। तो ये बड़े हेज फंड्स जैसे गैप प्लॉटकिन की कंपनी मेलविन कैपिटल, केन ग्रिफिन की सिटाडेल, स्टीवन कोहेन, ये सब गेम स्टॉप को लेकर बहुत नेगेटिव थे। नेगेटिव मतलब उन्हें पक्का यकीन था कि ये कंपनी तो डूबेगी ही डूबेगी। इसीलिए उन्होंने गेम स्टॉप के शेयर भारी मात्रा में शॉर्ट किए हुए थे, मतलब गिरने पर दाव लगाया हुआ था। और जब इन बड़े लोगों को कीथ गिल जैसे किसी छोटे आदमी के बारे में पता चला होगा जो गेम स्टॉप खरीद रहा है,
तो क्या सोचा होगा उन्होंने? अरे उन्होंने तो मजाक उड़ाया होगा। जैसा कि फिल्म में भी दिखाते हैं, गैप प्लॉटकिन जैसे लोगों को लगा कि ये क्या बेवकूफ़ी है, ये छोटे मोटे लोग तो बस अपना पैसा डुबाएंगे। और ये वो समय भी था जब कोविड की वजह से आम लोग वैसे ही परेशान थे और ये बड़े फंड्स तब भी मोटा पैसा बना रहे थे। तो एक तरह का गुस्सा भी पनप रहा था लोगों में। हाँ, वो 2008 वाली बात भी शायद लोगों के दिमाग में थी। बिल्कुल, 2008 का जो वित्तीय संकट था, जब बड़ी कंपनियों को सरकार ने बचाया पर आम आदमी पिस गया, वो गुस्सा कहीं ना कहीं था। तो कीथ के अकेला नहीं था फिर, और भी लोग गेम स्टॉप खरीद रहे थे? हाँ, बिल्कुल नहीं। कीथ के जो ऑनलाइन पोस्ट थे, उसके प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स वो वायरल होने लगे, खासकर एक ऑनलाइन फोरम पर, वॉल स्ट्रीट बेट्स, जिसे WSP भी कहते हैं। वॉल स्ट्रीट बेट्स, हाँ सुना है इसके बारे में। ये कोई टिपिकल फाइनेंस फोरम नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। WSP मतलब एक तरह का थोड़ा अनौपचारिक, वाइल्ड किस्म का फोरम है। स्टॉक मार्केट की बातें होती हैं, मीम्स चलते हैं और बहुत बहुत रिस्की निवेश के आइडियाज डिस्कस होते हैं। अच्छा। तो YSP पे लोगों ने कीथ को फॉलो करना शुरू किया और जब उन्हें पता चला कि बड़े बड़े हेज फंड्स ने गेम स्टॉप को बुरी तरह शॉर्ट किया हुआ है, तो उन्हें एक मौका लिखा। हाँ, न सिर्फ पैसा बनाने का बल्कि इन बड़े हेज फंड्स को सबक सिखाने का भी। कीथ के लिए एक तरह से हीरो बन गया उनके लिए। और इसमें हर तरह के लोग शामिल हुए, जैसे वो नर्स, छात्र। हाँ बिल्कुल, एक नर्स थी जिसे अपना कर्ज चुकाना था, एक गेम स्टॉप का ही कर्मचारी था जो अपनी नौकरी से खुश नहीं था, सिस्टम से चिढ़ा हुआ था, कुछ कॉलेज छात्र थे जिन पर स्टूडेंट लोन का बोझ था। तो मकसद सिर्फ पैसा नहीं था, एक तरह का गुस्सा, एक विद्रोह भी था। हाँ, काफी हद तक उन्हें लग रहा था कि ये सिस्टम अमीरों का साथ देता है और अब मौका है पलटवार करने का। स्टिक इट टू द मैन वाली फीलिंग थी। और इन सब के लिए निवेश करना भी आसान हो गया था, रॉबिनहुड जैसे ऐप्स की वजह से। बिल्कुल सही। रॉबिनहुड और दूसरे जो कमीशन फ्री ट्रेडिंग ऐप आए, उन्होंने आम आदमी के लिए शेयर खरीदना बेचना बहुत आसान कर दिया था। कोई फीस नहीं, फोन से ही सब कुछ। तो मतलब एक तरफ कीथ गिल का एनालिसिस, दूसरी तरफ WSP का वो गुस्सा और संगठन, और तीसरी तरफ रॉबिनहुड की आसानी। परफेक्ट स्टॉर्म बन गया है तो। हाँ बिल्कुल, इन सब चीजों ने मिलकर वो माहौल बनाया जिससे आगे चलकर वो हुआ जिसे शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं। शॉर्ट स्क्वीज, हाँ ये टर्म बहुत सुना। शेयरों की कीमतों में वो जो भयानक उछाल आया था, वो कैसे हुआ? हुआ ये कि जब कीथ गिल और WSP के हजारों लाखों छोटे निवेशकों ने मिलकर गेम स्टॉप के शेयर खरीदना शुरू किया धड़ाधड़, तो डिमांड बढ़ गई। ठीक है। अब जब डिमांड बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ती है। जो शेयर कभी $2-3 का था, वो $50, $100, $200 और फिर अचानक $400 के भी पार। $400? अरे बाप रे। कीथ गिल का क्या हुआ, उसके $53,000 का? वो लाखों करोड़ों डॉलर में बदल गए, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और वो स्क्रीनशॉट शेयर करता रहा जिससे और लोग जुड़ते गए। लेकिन ये शॉर्ट स्क्वीज कैसे हुआ? मतलब कीमत बढ़ी ठीक है, पर स्क्वीज का क्या मतलब? स्क्वीज का मतलब है दबाव बनना। किस पर? उन लोगों पर जिन्होंने शेयर शॉर्ट किए थे। अच्छा, वो हेज फंड्स। हाँ, अब सोचिए, उन्होंने दांव लगाया था कि कीमत गिरेगी, लेकिन कीमत बढ़ने लगी तेजी से, तो उनका नुकसान बढ़ने लगा। अब नुकसान को रोकने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें वो शेयर वापस खरीदने पड़ेंगे जो उन्होंने उधार लेकर बेचे थे। अच्छा, ताकि वो उधार चुका सकें। हाँ, लेकिन अब उन्हें वो शेयर बढ़ी हुई कीमतों पर खरीदने पड़ रहे हैं, और जब इतने सारे शॉर्ट सेलर्स एक साथ शेयर खरीदने के लिए मार्केट में आते हैं तो डिमांड और बढ़ जाती है और कीमत और ऊपर चली जाती है। एग्जैक्टली इसी को कहते हैं शॉर्ट स्क्वीज। शॉर्ट सेलर्स अपने ही जाल में फंस गए। तो गैप प्लॉटकिन जैसे लोगों का क्या हुआ, उनकी कंपनियों का? अरबों डॉलर का नुकसान। मेलविन कैपिटल जैसी कंपनी तो लगभग दिवालिया होने की कगार पर आ गई। उन्हें बचाने के लिए केन ग्रिफिन, सिटाडल वाले और दूसरों को अरबों डॉलर का बेल आउट देना पड़ा। वाह, मतलब छोटे निवेशकों ने बड़े खिलाड़ियों को घुटनों पर ला दिया एक तरह से। हाँ, और WSP की स्ट्रैटेजी क्या थी? होल्ड करो, बेचो मत। वो इसे कहते थे डायमंड हैंड्स। डायमंड हैंड्स? हाँ, मतलब मजबूती से पकड़कर रखो, गिरती कीमत या बढ़ती कीमत से डरो मत, बेचो मत। इससे क्या हुआ कि मार्केट में शेयर की सप्लाई कम रही और शॉर्ट सेलर्स पर दबाव और बढ़ गया। और वो छोटे निवेशक, नर्स, छात्र, कर्मचारी, उनके लिए तो जैकपॉट लग गया होगा। हाँ, बहुत लोगों के लिए जिंदगी बदलने वाला मौका था, जिनका निवेश कई गुना बढ़ गया, कर्ज चुकाने का मौका मिला, थोड़ी आर्थिक आजादी मिली, सपने सच होते दिख रहे थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक और बड़ा ट्विस्ट आया। रॉबिनहुड ने ट्रेडिंग रोक दी। स्टॉक का शेयर एकदम पीक पर था, $400, $450 के आसपास।
अचानक रॉबिनहुड और कुछ दूसरे ब्रोकर्स ने गेमस्टॉप के शेयर खरीदने पर रोक लगा दी। खरीदने पर रोक? हाँ, मतलब आप सिर्फ अपने शेयर बेच सकते थे, नए खरीद नहीं सकते थे। अरे क्यों? इसका क्या असर हुआ? असर ये हुआ कि खरीदने का जो जबरदस्त प्रेशर था वो एकदम से गायब हो गया। जो लोग होल्ड कर रहे थे उनमें पैनिक फैल गया कि अब कीमत गिरेगी। हाँ, और बिकवाली का प्रेशर बढ़ गया। नतीजा, शेयर की कीमत तेजी से गिरी, $450 से लुढ़क कर $150 के नीचे आ गई। अरे बहुत तेजी से? ओह, तो जिन छोटे निवेशकों ने ऊपर खरीदा था या होल्ड किया था, उनको भारी नुकसान हुआ होगा। बिल्कुल, बहुत लोगों का पैसा डूबा उस गिरावट में। लेकिन रॉबिनहुड ने ऐसा किया क्यों? उंगलियां तो सीधी सिटाडेल की तरफ उठी, केन ग्रिफिन की कंपनी, क्योंकि सिटाडेल रॉबिनहुड को पैसा भी देती थी और उसने प्लॉटकिन की कंपनी को बचाया भी था। क्या ये कोई साजिश थी बड़े लोगों को बचाने की? यही आरोप लगा, जोर शोर से लगा। लोगों को लगा कि ये जानबूझकर किया गया है, कि सिस्टम ने फिर से बड़े लोगों का साथ दिया और छोटे निवेशक को बलि का बकरा बनाया। हालांकि रॉबिनहुड का जो को-फाउंडर था, व्लाद टेनेव, उसने सफाई दी। उसने कहा कि ये तकनीकी मामला था। तकनीकी? कैसा? उसने कहा कि शेयरों की कीमत और वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ गया था कि क्लियरिंग हाउस, मतलब वो संस्था जो सौदों को सेटल करती है, उसने रॉबिनहुड से अचानक $3 बिलियन सिक्योरिटी के तौर पर जमा करने को कहा। $3 बिलियन? हाँ, और रॉबिनहुड के पास उतने पैसे तुरंत नहीं थे, इसलिए उन्हें रिस्क कम करने के खरीद रोकनी पड़ी। ये बात कितनी सच्ची है? क्या ये वाकई मजबूरी थी या बहाना? ये बड़ा सवाल है। क्लियरिंग हाउस का काम है मार्केट को स्टेबल रखना, और ऐसे वॉलेटाइल माहौल में वो ज्यादा सिक्योरिटी मांगते हैं, ये सच है। अच्छा। लेकिन टाइमिंग ऐसी थी और सिटाडेल के साथ उनका जो रिश्ता था उससे शख्स गहरा गया। छोटे निवेशकों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। रॉबिनहुड की इमेज को बहुत धक्का लगा। इस सब हंगामे के बाद क्या हुआ? मामला तो संसद तक पहुंच गया था शायद। हाँ, अमेरिका की कांग्रेस में बाकायदा सुनवाई हुई। कीथ गिल को बुलाया गया, गैप प्लॉटकिन, केन ग्रिफिन, रॉबिनहुड के व्लाद टेनेव, सबको। क्या कहा इन लोगों ने? कीथ गिल तो शांति रहा। उसने कहा, मैंने तो बस अपना एनालिसिस शेयर किया था, मेरी कोई हेज फंड नहीं है, मैंने तो गिरती कीमतों पर और शेयर खरीदे थे। अच्छा। प्लॉटकिन ने माना कि हाँ, गेमस्टॉप को कम आंकना गलती थी, पर शॉर्टिंग तो बिजनेस का हिस्सा है। ग्रिफिन ने कहा कि सिटाडेल ने रॉबिनहुड पर कोई दबाव नहीं डाला था, और रॉबिनहुड ने वही 3 बिलियन वाली मजबूरी बताई। तो कोई नतीजा निकला सुनवाई का? किसी पे कार्रवाई हुई? नहीं, औपचारिक तौर पर तो कुछ खास नहीं। मतलब जांच चलती रही, लेकिन सिटाडेल या रॉबिनहुड पर कोई सीधा दोष नहीं लगाया गया। हाँ, रॉबिनहुड की साख जरूर गिरी, और कुछ रिपोर्ट्स बाद में ये भी आईं कि पर्दे के पीछे सिटाडेल ने इस पूरे उतार चढ़ाव से भी अच्छा खासा पैसा कमा लिया था। अरे वाह! और प्लॉटकिन की कंपनी? उससे भारी नुकसान हुआ। मेलविन कैपिटल बाद में बंद भी हो गए। और कीथ गिल, हमारा हीरो, उसका क्या बना? कीथ गिल ने इस सब से करोड़ों डॉलर कमाए। आखिरी बार जब पता चला तो उसकी नेटवर्थ करीब $29 मिलियन थी। 29 मिलियन? हाँ, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे पब्लिक लाइफ से, सोशल मीडिया से हट गया। अब वो कहाँ है, क्या कर रहा है, ज्यादा पता नहीं। और वो आम निवेशक, नर्स, छात्र, गेमस्टॉप कर्मचारी, देखो, वो सब रातों रात करोड़पति तो नहीं बन गए। कुछ ने पैसा बनाया, कुछ ने शायद गमाया भी होगा जब स्टॉक गिरा, लेकिन हाँ, कई लोगों की जिंदगी में सुधार आया, कर्ज उतरे। वो गेमस्टॉप कर्मचारी, उसने नौकरी छोड़ दी, तो मिला जुला असर रहा। तो कुल मिलाकर ये कहानी ये दिखाती है कि कैसे एक आदमी का कन्विक्शन, उसका एनालिसिस, सोशल मीडिया की ताकत, हाँ, और आम निवेशक अगर एकजुट हो जाएं, तो वो वॉल स्ट्रीट जैसी ताकतों को भी चुनौती दे सकते हैं। इसने शॉर्ट सेलिंग पर, रॉबिनहुड जैसे प्लेटफॉर्म्स के रोल पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जानकारी और कोऑर्डिनेशन, खासकर आज के डिजिटल दौर में, पावर बैलेंस को कैसे बदल सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। और वो सवाल शायद ये है कि क्या आज का जो फाइनेंशियल मार्केट है वो वाकई सबके लिए बराबर है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, या फिर टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने इसे और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है? हाँ, मतलब जब कुछ लोग या ग्रुप मिलकर किसी स्टॉक को इतना ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं, तो फिर वो जो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की बात होती है कि कीमतें हमेशा सही जानकारी दर्शाती हैं, वो कितनी सही रह जाती है। ये सोचने वाली बात है। क्या भविष्य में हमें ऐसी और घटनाएं दिखेंगी जहां आम निवेशक संगठित होकर बड़ी ताकतों से टकराएंगे? और अगर हाँ, तो मार्केट पर, नियमों पर इसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, ये सवाल हैं जिन पर सोचने की जरूरत है। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।